नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्टडी हब। आज मैं बहुत सारे चर्चित मुद्दों में से दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, यानी करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा है टूर ऑफ ड्यूटी। तो सबसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? तो भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। इस विचाराधीन प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसके परिणामस्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि को सेना के आधुनिकीकरण में उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा सेना के वेतन और पेंशन बिल में पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जो बजट आवंटन का 60% है। पिछले 5 वर्षों में रक्षा बजट में 68% की वृद्धि, रक्षा वेतन में 75% की वृद्धि, रक्षा पेंशन में 146% की वृद्धि हुई है। तो टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी का मेन उद्देश्य है कि जितने भी युवा हैं उनके लिए एक अस्थायी अनुभव प्रदान करना, टेम्परेरी एक्सपीरियंस, यानी इंटर्नशिप जैसा एक कार्यक्रम रहेगा, जिसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी की रैंक या किसी अन्य अधिकारी की रैंक के लिए किसी आकर्षक विच्छेद पैकेज, पुनर्वास पाठ्यक्रम, पेशेवर नकदी, प्रशिक्षण अवकाश, पूर्व सैनिकों की स्थिति, पूर्व सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे ECHS इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। तो इससे जो खर्च में कटौती होगी उस खर्च का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण में किया जा सकेगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि शार्ट सर्विस कमीशन और टूर ऑफ ड्यूटी में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। शार्ट सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करनी होती है, जबकि टूर ऑफ ड्यूटी के लिए यह अवधि केवल 3 वर्ष की होगी। विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि टूर ऑफ ड्यूटी के एक अधिकारी के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्री कमीशन प्रशिक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी, प्रस्तावित विच्छेद पैकेज, छुट्टी का भुगतान, अन्य लागतों की संचयी अनुमानित लागत जो है लगभग 5.12 करोड़ रुपए होगी। जबकि इसी के लिए शार्ट सर्विस कमीशन में यानी SSC के लिए अधिकारी पे जो संचयी अनुमानित लागत है 836.83 करोड़ रुपए है। शार्ट सर्विस कमीशन में समग्र लागत और अधिक हो जाती है, क्योंकि शार्ट सर्विस कमीशन में 50 से 60% अधिकारी अस्थायी आयोग का चयन करते हैं और लगभग 54 वर्षों तक सेवा में रहते हैं, जो बाद में पेंशन का भी लाभ प्राप्त करते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी द्वारा चयनित लोगों के लिए इस तरह की लागत लगभग 80 से 85 लाख रुपए तक ही आकलित की गई है। अब ये जानते हैं कि इस प्रस्ताव से क्या क्या लाभ होंगे। यह योजना उन लोगों को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी जो सेना में पूर्ण करियर नहीं चाहते लेकिन वर्दी की इच्छा रखते हैं, और टूर ऑफ ड्यूटी में चयनित उम्मीदवारों को अपने उन साथियों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होगा जिन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया था। 3 वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद कॉरपोरेट क्षेत्र में वापसी करने पर उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक वेतन दिया जाएगा। सेना को ऐसा उम्मीद है कि टूर ऑफ ड्यूटी के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के युवाओं को सेना में आकर्षित किया जा सकेगा। प्रस्ताव में इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे 3 वर्ष तक कर मुक्त आय, और अधिकारियों को 3 वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण होने पर लगभग एक मुश्त 5 से 6 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, और साथ ही अन्य रैंक के लिए 2 से 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके माध्यम से राष्ट्र और कॉरपोरेट जगत दोनों को ही प्रशिक्षित, अनुशासित, आत्मविश्वासी, मेहनती और प्रतिबद्ध पुरुषों और महिलाओं जैसी मैन पावर से लाभान्वित हो सकेंगे। अगला मुद्दा था दोस्तों, दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के बीच में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए $145 मिलियन के ऋण का अनुबंध है। इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवा का लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। परियोजना की कुल लागत $413.8 मिलियन है,
जिसमें से $145 मिलियन जो है विश्व बैंक द्वारा और $145 मिलियन जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के द्वारा और $123.8 मिलियन जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। विश्व बैंक द्वारा दिया गया यह ऋण 6 वर्ष का रहेगा, यानी इसकी जो है ग्रेस पीरियड 6 ईयर्स की होगी, जबकि 23.5 साल की इसकी परिपक्व अवधि होगी, यानी मेच्योरिटी पीरियड होगा। अब दामोदर रिवर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों, हमने एक इंडियन रिवर सिस्टम यानी भारतीय नदियों के बारे में एक अलग से लेक्चर लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, इसके अलावा साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं उनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हम उसमें किए हैं। तो आइए दोस्तों इधर देखते हैं। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई जाकर के हुगली नदी में मिलती है। बाद में हुगली नदी से होकर के ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नदी का उद्गम क्षेत्र जो है झारखंड का छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जबकि इसका लगभग आधा हिस्सा झारखंड में और उसका लगभग आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। बोकारो, बराकर और कोनार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं दामोदर नदी के प्रबंध की आवश्यकता। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, सॉरो ऑफ बंगाल। इस नदी के कारण अपवाह क्षेत्र में निश्चित अंतराल के बाद बाढ़ देखने को मिलती थी, जबकि मामूली बाढ़ का अनुभव प्रतिवर्ष होता था। दामोदर नदी द्वारा लाए गए अवसाद के कारण हुगली नदी में अवसादन की समस्या पैदा होती थी तथा कोलकाता बंदरगाह भी इससे प्रभावित होता था। अब देखते हैं दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना 1948 में अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण की तर्ज पर किया गया था। मूल परियोजना में 7 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था, लेकिन DVC द्वारा केवल 4 बांधों तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत का निर्माण किया गया है। परियोजना से लाभ के बारे में देख लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना इस क्षेत्र में आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। परियोजना के मुख्य लाभ इस तरह से हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को नियंत्रण में लाया जा सका। 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। विभिन्न बांध स्थलों पर पनबिजली का उत्पादन शुरू हुआ। मृदा अपरदन को रोका जा सका। क्षेत्र में औद्योगिक आधार की मजबूती प्रदान की गई और मछली पालन, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहयोग मिला। मलेरिया जैसी मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण हुआ। अब हम जानने की कोशिश करते हैं परियोजना से उत्पन्न क्या क्या समस्याएं हुई। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण करना था, परंतु अभी तक इस लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। क्षेत्र में वनों की कटाई, बांध क्षेत्रों में वनों के डूबने से वन क्षेत्र में लगातार कमी आती जा रही है और वनीकरण में कमी आने के कारण जलाशयों में गाद की समस्या भी बढ़ गई है। DVC के तहत स्थापित बांधों में पनबिजली का उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन की तुलना में कम है, क्योंकि बाढ़ नियंत्रित बांधों को हर साल मानसून से पहले बाढ़ तथा भारी मात्रा में अवसादों के कारण संयंत्रों को बंद करना पड़ता है। विश्व बैंक के साथ किए गए नवीन अनुबंध का महत्व इसलिए है कि DVC की स्थापना के 60 वर्ष से अधिक समय हो गए हैं और इसे फिर से आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है। नवीन प्रोजेक्ट के माध्यम से DVC बुनियादी संरचना को सुधारने में मदद मिलेगी। निचला दामोदर घाटी क्षेत्र काफ़ी समय से बाढ़ प्रभावित रहने वाला क्षेत्र है। यहाँ औसतन 33,500 हेक्टेयर फसल क्षेत्र और 4,61,000 लोग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अतः नवीन प्रोजेक्ट बाढ़ के नियंत्रण में मदद करेगा। अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं दोस्तों। DVC एक इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंट योजना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बेहतर प्रबंधन और दूरदर्शिता के साथ इसकी क्षमता में सुधार किया जा सकता है। दामोदर घाटी कमान क्षेत्र यानी DVCA पर हस्ताक्षरित नवीन अनुबंध से दामोदर घाटी क्षेत्र का कायाकल्प करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी हब। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।